नमस्कार मित्रों, हमने पहले एक रिकॉर्डिंग डाल रखा है जो वैदिक काल में आर्यों के आगमन से संबंधित विभिन्न विद्वानों की जो भी मत रहे हो कि आर्य कहाँ से आए नहीं आए, बहुत सारे विद्वानों ने विभिन्न मत दिया। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखा है तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो देख लीजिएगा, बहुत बेहतर रहेगा। हम आगे की बात इस सब चर्चा करने वाले हैं इस रिकॉर्डिंग में, वो है वैदिक कालीन संस्कृति। सबसे बड़ी बात है कि मैं बता दूं कि जो हम यह अभी बता रहे हैं आपको, यह केसी श्रीवास्तव बुक की है और जो पेज नंबर 85 से आरंभ होता है। अगर आपके पास बुक है तो आप बिल्कुल पढ़िए, बहुत ही प्रमाणिक बुक है, ऑथेंटिक बुक है, विभिन्न एग्जामों के दृष्टिकोण से मान्य है। आइए हम देखते हैं वैदिक कालीन संस्कृति। सबसे पहली बात, वैदिक काल को दो भागों में हम बांटते हैं। एक जो है अर्ली वैदिक पीरियड है और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड है। अर्ली वैदिक को ही हम हिंदी में कहते हैं ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जिसे लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। अभी हम इसमें चर्चा करेंगे सिर्फ ऋग्वैदिक काल का यानी अर्ली वैदिक पीरियड का, और उत्तर वैदिक काल के लिए हम दूसरा रिकॉर्डिंग देंगे आपको। तो आइए हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। इस काल का इतिहास हमें पूर्णतया ऋग्वेद से ही ज्ञात होता है। ठीक, इस काल में ऋग्वैदिक काल का इतिहास हमें पूर्णतः क्या ऋग्वेद से ज्ञात होता है, जबकि 1500 से 1000 ईस्वी तक का इतिहास है। लगभग 500 ईस्वी का 500 वर्ष का काल हमें सिर्फ एक ऋग्वेद पे निर्भर करता है। उसकी जानकारी हमें सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है। और ऋग्वेद एक संहिता है। ऋग्वेद क्या है? एक संहिता है। संहिता ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल है। इसमें 2 से 7 तक प्राचीन माने जाते हैं। इसमें जो ऋग्वेद के कितने 10 मंडल है और उसमें 2 से 7 तक प्राचीन माने जाते हैं। और इसमें 3 पाठ मिलते हैं। 2 से 7 क्या है? प्राचीन है। और ये कितने तरीके से, इसमें कितने पाठ है? 3 पाठ। सबसे पहला आता है साकल। साकल इसमें कितना है? 1017 मंत्र हैं। साकल में 1017 मंत्र हैं। और दूसरा है बालखिल्य, इसमें 11 मंत्र हैं। और वास्कल है, इसमें 56 मंत्र हैं। अब मैं बता दूं कि ऋग्वेद की तिथि के विषय में पर्याप्त मतभेद है। देखिए, ऋग्वेद का रचना काल कि कोई एक रचना का समय नहीं देता कि कब से कब है इसकी, मतलब कि रचना का समय। तो जो ये सब क्या है? मतभेद है। और मैक्स मूलर जो है, जो क्या कहते हैं आर्य कहाँ के निवासी थे, वो सारे हमने अपना वो पिछले वीडियो में दे रखा है, वो आप देख लीजिए। तो मैक्स मूलर क्या था? ईसा पूर्व 1200 से 1000 ईस्वी इसकी तिथि मानते, किसकी? ऋग्वेद की रचना काल का। और जैकोबी ने इसका रचना काल तृतीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व माना है। ठीक। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद के प्राचीन अंश को 6000 ईसा पूर्व के आसपास लिखा हुआ बताया है। और विंटरनित्स ने वैदिक साहित्य का आरंभिक काल ईस्वी पूर्व 2500 से 2000 तक निर्धारित किया है। समस्त मतों पर विचार करने के उपरांत हम सामान्यतः ऋग्वेद को ईसा पूर्व 1500 से 1000 ईस्वी के बीच रचित मान सकते हैं। देखिए, सारे विद्वान अपने अपने मत दे रखे हैं, किंतु इसको मानना कहाँ से है? जो सर्वमान्य तिथि है, जो एग्जामों में पूछा जाता है और जिसके लिए आप सटीक आंसर कर सकते हैं, वो क्या है? ऋग्वेद का रचनाकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। अब वही हम इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि देखते हैं। देखिए, हमें ऋग्वेद कालीन इतिहास में वेद से प्राप्त होता है, तो हम भौगोलिक पृष्ठभूमि देखते हैं किस वेद के अनुकूल। इसका ऋग्वैदिक काल का जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था। ठीक। ऋग्वेद में यत्र तत्र अनेक नदियों और पर्वतों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में हमें क्या? अनेक नदी और उनके साथ पर्वत के नाम मिलते हैं। हिमालय पर्वत का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हिमालय की चोटी को मुंजवंत कहा गया है। हिमालय की जो चोटी है उसको ऋग्वेद में मुंजवंत कहा गया है, जो सोम के लिए प्रसिद्ध थी। सोम क्या था? एक रस था जो विभिन्न शुभ अवसरों पर पिया जाता था, जो मदिरा के रूप का होता था। आगे हम देखेंगे इसमें होगा, तो उसके ऊपर ज़्यादा अभी बात चलेगा। तो क्या था? मुंजवंत में हमें मुंजवंत से क्या था? सोम रस के लिए प्रसिद्ध था। पश्चिम की ओर कुबा, जिसको हम काबुल कहते हैं, और क्रूमो, जिसको कुर्रम कहते हैं, और गोमती, ये सब नदी हैं। ठीक। सुवास्तु नदियों के उल्लेख से यह पता चलता है कि देखिए, पश्चिम की ओर क्या क्या था? कुबा था, जिसको काबुल कहते हैं। कभी कभी नाम पूछ देता है कि कुबा का वर्तमान नाम क्या है, या क्रूमो का क्या है? कुर्रम है, गोमती, सुवास्तु। कुबा का क्या है? काबुल। सुवास्तु नदियों का उल्लेख से यह पता चलता है कि अफगानिस्तान से भी उस समय भारत का ही अंग था। अफगानिस्तान, इस सब के नदियों से क्या पता चलता है कि अफगानिस्तान उस समय भारत का ही अंग था। इसके पश्चात पंजाब की 5 नदियों
जी यही 5 नदी के नाम पर पंजाब का नाम पड़ा है। पंजाब की 5 नदियाँ कौन कौन है? सिंधु, वितस्ता, जो वितस्ता को झेलम भी कहा गया, चेनाब, रावी, विपाशा, विपाशा को व्यास नदी भी कहते हैं, का उल्लेख हुआ है। साथ ही सतुद्री, सतुद्री को क्या सतलज नदी भी कहते हैं, और सरस्वती, यमुना, गंगा के नाम भी मिलते हैं। तैतरेय, तैतरेय ब्राह्मण गांधार क्षेत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार वैदिक भूगोल के अंतर्गत वर्तमान समय का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्व राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा आदि सभी सम्मिलित है। ये भूभाग सिंधु सभ्यता के अधिकार क्षेत्र में भी था। आइए हम बात करते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता के प्रमुख तत्व की। मतलब प्रमुख तत्व मतलब वहाँ की राजनीतिक संगठन या फिर वहाँ के मान लेते हैं हम सामाजिक जीवन क्या थी। तो ये हम एक एक करके सब ऋग्वैदिक काल के बारे में जान लेते हैं। तो आर्य कई जनों में विभक्त थे। ठीक, जन माने समूह। ठीक, तो आर्य कई जनों में विभक्त थे। इनमें 5 जन के नाम अक्सर मिलते हैं, यानी 5 समूह के नाम मिलते हैं। एक अनु था, एक द्रुम था, यदु था, पुरु था और तुर्वस था। क्या 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 था? 5 जन अनु, द्रुम, यदु, पुरु, तुर्वस। इन्हें पंचजन कहा गया है। इन्हें पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। जो पूरा जन एक जन में जो जनपति होता था उसको राजा कहते थे। जन का जो अधिपति होता था, यानी पूरा जन का एक मालिक, जैसे एक परिवार का मालिक होता है पिताजी, उसी तरह जो पूरा जन का मालिक था उसे अधिपति कहा जाता था। राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार होता था। परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। परिवार का जो स्वामी होता था उस समय पिता होता था, अगर पिता ना हो तो बड़ा भाई होता था। बड़ा भाई जो भी हो स्वामी वह क्या था, तो उसके लिए शब्द आता था कुलप, यानी कुल का जो भी क्या हो स्वामी हो उसे हम कुलप कहते थे। कई कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था। ठीक, कई कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था। ग्राम वस्तुतः आत्मनिर्भर होते थे। ग्राम की सुरक्षा के लिए ऊंचे टीले पर एक दुर्ग बना होता था। ऊंचे टीले पर एक दुर्ग बना था इस सुरक्षा के लिए। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहा जाता था। ग्रामीणी संभवतः नागरिक तथा सैनिक दोनों ही प्रकार के कार्य करता था। ग्राम से बड़ी संस्था विस होती थी। मतलब ग्राम अब धीरे धीरे अब क्या होता है, गांव होता है, गांव के बाद पंचायत हो जाता है। उसी प्रकार से उस समय गांव से बड़ा संस्था था विस होती थी, जिसका स्वामी विस्पति कहलाता था। यानी ग्रामीणी से बढ़ के होता था विस्पति, यानी ग्रामीणी हो गया वार्ड परिषद, तो क्या विस्पति हो गया मुखिया। अनेक विषों का समूह जन होता था। अनेक जो विषो होता था, विष मने गाँव से विष और विष से जन बनता था। ठीक, और जन होता था। जन के अधिपति, जन के जो मुख्य लोग होते थे उनको जनपति कहते थे। ठीक, जन के जो मुख्य अधिपति होता था उनको जनपति या राजा कहा जाता था। या देश या राज्य के लिए, अब जनों को मिल के जो एक देश बनता था या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया है, किंतु यह प्रभुता संपन्न राज्य का सूचक नहीं है। एक स्थान पर कई राष्ट्रों के राजा का उल्लेख है। मतलब एक स्थान पर कई राष्ट्र के राजा रह सकते थे, मतलब ऐसा उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। आर्यों की ये विभिन्न जन परस्पर लड़ा करते थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध, 10 राज्य का उल्लेख हुआ है। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, अच्छा से सुनना। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है, जो भारतों के राजा, ठीक, जो भारतों के राजा सुदास के साथ हुआ था। ठीक, सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। इनके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ था। और सुदास के विरुद्ध क्या था, 10 राजाओं का एक संघ सुदास से लड़ने आ रहा था। और सुदास के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। और इनके विरुद्ध क्या था, 10 राजाओं का एक संघ था, जिसमें उपयुक्त 5 जनों के अतिरिक्त, जो 5 जन ऊपर देखे हैं उसके अतिरिक्त 5 लघु जनजातियाँ अनिल, पख्त, बहलानस, शिव तथा विशानीन के राजा सम्मिलित थे। ठीक, ऋषि विश्वामित्र इस संघ के पुरोहित थे। जो 10 वो राजा था इधर से, उसके पुरोहित कौन थे? ऋषि विश्वामित्र थे। ठीक, और सुदास उसके तरफ से था। सुदास किसके तरफ से था? सुदास की तरफ से वशिष्ठ थे। अब देखिए क्या था, यह युद्ध पश्चिमोत्तर प्रदेश में बसे हुए पूर्वकालीन जन तथा ब्रह्मावर्त के उत्तरकालीन आर्यों के बीच उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ा गया था। यह स्पेशली कह सकते हैं कि यह युद्ध क्या था, उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। इसमें भारत जन के स्वामी सुदास, इसमें क्या था, भारत जन के स्वामी कौन थे? सुदास थे। इसने क्या किया, रावी नदी के तट पर एक भीषण युद्ध में 10 राजाओं के इस संघ को परास्त किया।
मतलब उस 205 जन वो था, और वो जो छोटी जन थी वो मिला के 10 था, और इसका कौन था, इसके तरफ से पुरोहित जो थे विश्वामित्र थे, और उसके तरफ से वशिष्ठ थे, किसकी तरफ से, सुदास की तरफ से। और दोनों के बीच जो युद्ध हुआ तो सुदास की विजय हुई, 10 राजाओं को इन्होंने परास्त किया, और इस प्रकार वह ऋग्वैदिक कालीन भारत का सर्वोपरि सम्राट बन गया। अगर ऋग्वैदिक कालीन भारत में जो सर्वोपरि सम्राट था वो कौन था, सुदास था। इससे पता चलता है भरत जन के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यह ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था जो सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच के प्रदेश के में निवास करता था। ऋग्वेद काल में सामान्यतः राजतंत्र का ही प्रचलन था। राजन शब्द का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है। राजा को जन का रक्षक यानी गोप्ता जानस्य तथा दुर्गों का भेदन करने वाला पूरा वेत्ता कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध के वातावरण में सेना और जाति का नेतृत्व करने के लिए राज्य संस्था का उदय हुआ। इस समय राज्य छोटे होते थे तथा एक राज्य में सामान्य तौर से एक ही जन के लोग निवास करते थे। राजा युद्धों में स्वयं जन का नेतृत्व करता था। राजा का पद इस समय देवी नहीं समझा जाता था। प्रारंभ में उसकी स्थिति कबायली मुखिया जैसी थी। मतलब प्रारंभ काल में उसका स्थिति क्या था, एक कबीला के जिस तरह से मुखिया होता है, एक कबीला, आजकल मूवी में देखते होंगे जंगली में लोग रहते कहते कबीला होता है, तो उसी प्रकार कबीला का एक मुखिया के रूप में राजा होता था उस समय। कालांतर में क्या हुआ, सम्राट शब्द का उल्लेख तथा विश्वस्य भुवनस्य राजा, संपूर्ण संसार का राजा की अवधारणा से स्पष्ट हो जाता है कि राजपद अत्यंत गौरवशाली एवं प्रतिष्ठित समझा जाने लगा था। शतपथ ब्राह्मण में राज्य तथा साम्राज्य के भेद करते हुए साम्राज्य को राज्य से बड़ा बताया गया है। राजा विशाल एवं भव्य राजमहल में निवास करता था। एक स्थान पर सहस्त्र द्वारों वाले गृह तथा दूसरे स्थान पर राजप्रसाद को सहस्त्र स्तंभों वाला स्थान कहा गया है। प्रारंभ में राष्ट्र की सारी प्रजा मिलकर राजा का चुनाव करती थी, परंतु बाद में यह पद अनुवांशिक हो गया। जेपी शर्मा का विचार है कि इस काल के कुछ जनों में गणराज्यात्मक व्यवस्था भी प्रचलित थी। 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख है। राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना था। रक्षा के बदले प्रजा उसे उपहार आदि देती थी। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। इसका प्रयोग भेंट तथा देवताओं को चढ़ावा के अर्थ में किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रजा स्वेच्छा इसे राजा को देती थी अथवा यह अनिवार्य कर था। लगता है कि जन के लोग स्वेच्छा से इसे राजा को प्रदान करते थे, किंतु विजित जातियों से यह अनिवार्य रूप से लिया जाता था। बलि मुख्यतः अन्न के रूप में दिया जाता था। ऋग्वेद युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वो प्रधानतः युद्ध का नेता होता था। वो व्यक्तिगत रूप से युद्धों में भाग लेता था। राजा के वैधानिक तथा न्यायिक कार्यों के विषय में ऋग्वेद में से कोई सूचना नहीं मिलती है। सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर सभा का उल्लेख हुआ है, किंतु उनसे उसके कार्यों पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। ऐसी प्रतीति युद्ध के समय पुरोहित राजा के साथ जाता था। ठीक, ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीण इन तीनों अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, किंतु उनके कार्यों पर कोई प्रकाश। ऐसा प्रतीत होता है कि सभा कुलीन अथवा वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा होती थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। इन दोनों की संस्थाओं का शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता था। राजा के अभिषेक के लिए भी इनकी सम्मति आवश्यक समझी जाती थी। ऋग्वेद में न केवल राजा तथा समिति के बीच पूर्ण सहमति अपितु समिति के सदस्यों के बीच परस्पर मतैक्य पर भी बल दिया गया है। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीणी इन तीनों अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। युद्ध के समय पुरोहित राजा के साथ जाता था तथा उसकी विजय के लिए देवताओं से प्रार्थना करता था। शिक्षक, पथ प्रदर्शक तथा मित्र रूप में पुरोहित राजा का मुख्य साथी होता था। राजा पुरोहितों का बड़ा सम्मान करते थे, उनका प्रभाव शासन पर था। ऋग्वेद में वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि पुरोहितों के नाम मिलते हैं, जिनकी बहुत अधिक प्रतिष्ठा थी। सेनानी राजा के आदेश अनुसार युद्ध में कार्य करता था।
शांति काल में संभवतः उसे नागरिक कार्यों को भी करना पड़ता था। ग्रामीण प्रशासनिक और सैनिक कार्यों के लिए ग्राम का नेता होता था। वह ग्रामीण जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। स्पष्ट को हम गुप्तचर भी कहते हैं, तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है जिनका उपयोग राजा करता था। इसके अतिरिक्त और भी राज कर्मचारी रहे होंगे, परंतु उनका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। ऋग्वेद काल के विधि तथा न्याय व्यवस्था के विषय में हमें निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। न्याय वितरण का कार्य संभवतः पुरोहित की सहायता से राजा ही करता था। चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी आदि अपराधों के उदाहरण मिलते हैं। रात में पशुओं की चोरी एक आम अपराध था। मृत्युदंड की प्रथा नहीं थी। शारीरिक दंड तथा जुर्माने किए जाते थे। हत्या करने के अपराध में दान द्वारा मुक्त होने की प्रथा थी। एक व्यक्ति को सतदाय कहा गया है क्योंकि उसके जान की कीमतें 100 गाय थी। अरे बाप रे, एक व्यक्ति को सतदाय कहा गया क्योंकि उसकी जान की कीमत कितना, 100 गाय थी। अपराधी को खूंटे से बांध जाने का उल्लेख मिलता है। अपराधी जो होते थे उनको खूंटे से बांधे जाने का भी उल्लेख मिलता है। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में सम्राट के अतिरिक्त राजन तथा राजक शब्दों का प्रयोग मिलता है तथा उनकी स्थिति में विभोद किया गया है कि छोटे राजाओं को राजक, उससे बड़े राजन को राजन तथा सबसे बड़े को सम्राट कहा जाता था। कवच तथा दुर्ग का उल्लेख उच्च स्तरीय सैनिक निपुणता का सूचक है। अब हम वहीं ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक जीवन को देखते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि लास्ट में हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो लाइंस हैं, वन लाइनर, वो हम लिखा देंगे। वो अब ध्यान से लास्ट तक ज़रूर सुनना और हो सके तो लिख लेना, ठीक। तब कहता है इसका सामाजिक जीवन। दोस्तों मैं अगर ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की बात करूं तो मैं इसके लिए आपको एक अगला वीडियो दे दूंगा। फ़िलहाल हम यहीं रोकते हैं। आप आगे बने रहिए, आगे आप इंतज़ार कीजिए, ज़रूर हम अपलोड करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपलोड जैसे ही करेंगे आपको पता चल जाएगा। हम इसी में अब इसका वन लाइनर जो है वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए एक बार फिर से आपको रिपीट कर दें कि इस काल का इतिहास हमें पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। और जो इसके क्या है, विभिन्न विद्वानों ने इस काल का अलग अलग कालखंड बोला है। कोई मैक्स मुलर का था 1200 से 1000 तक, कोई प्राचीनतम बाल गंगाधर क्या कहते हैं 6000 ईस्वी के आसपास लिखा हुआ है। किंतु इसका जो मतलब एक माननीय मान तिथि है वो 1500 से 1000 ईस्वी है। ऋग्वैदिक काल के बारे में विशेषण बता रहे हैं आपको। उसके बाद इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। जो हिमालय की एक चोटी को मुजबंत कहते थे, जहाँ क्या होता था जहाँ की जो मुजबंत क्या था, सोम रस के लिए प्रसिद्ध था। ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर है, एक बार में याद हो जाएगा आपको। पश्चिम की ओर क्या थी, मतलब कुबा थी। कुबा को हम काबुल कहते हैं। कुबा कहाँ था, काबुल में था। और कुरुमु यहाँ क्या था, कुर्रम था। गोमती, सुवास्तु नदियों के उल्लेख हमें मिलता है, ठीक। और इसी उल्लेख के आधार पर हमें क्या लगता है कि अफगानिस्तान तक भारत का सीमा, या अफगानिस्तान उस समय भारत का ही अंग था। इसके पश्चात हम पंजाब के आसपास 5 नदी देखते हैं। सिंधु, वितास्ता को झेलम नदी भी कहते हैं। चेनाब, रावी, बिपाशा, व्यास का उल्लेख हुआ है। उसके साथ ही सतुद्री को हम सतलज नदी भी कहते हैं। सरस्वती, यमुना तथा गंगा नदी के नाम मिलते हैं। वन लाइनर में हम राजनीतिक संगठन में देखें तो आर्य कई जनों में विभक्त थे। मुख्य जन यहाँ क्या थे, 5 थे। कौन, अनु, द्रुम, यदु, पुरु और तुर्वस। इन्हें पंचजन भी कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। और परिवार का स्वामी अथवा बड़ा भाई, परिवार का जो स्वामी होता था वह पिता होता था या बड़ा भाई होता था, जिनको हम क्या कहते थे, कुलप कहते थे। और ग्राम का मुखिया कहता था, ग्रामीणी होता था। ग्रामीणी कई गाँवों के समूह को क्या कहता था, विष कहा जाता था। और विष के क्या थे, अधिपति को विषपति कहते थे। और कई विष के समूह को हम जन कहते थे। जन के अधिपति को जनपति कहते थे। और जन के अधिपति से महाजनपद होता था। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन, ये हमने आपको बता ही दिया था। फिर भी वन लाइनर में बता रहे हैं हम। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं का वर्णन हुआ था, मतलब युद्ध का वर्णन हुआ है। जो क्या था, भारत था। भारत क्या है, क्षेत्र है। भारत के राजा कौन थे, सुदास थे। और उसका पुरोहित कौन था, वशिष्ठ था, ठीक। और उसके विपरीत में 10 जन थे लड़ने वाले। 10 में कौन, वही 5 जो था, अनु, द्रमु, यदु, पुरु, तुर्वस, ये हो गया। और 5 और 5 जो था लघु जनजातियाँ थी, जैसे अनिल, पक्त, बालानस, सी तथा विशासनी। ये सब क्या थे, टोटल 10 थे जो भारत के विरुद्ध, यानी भारत के शासक या भारत के राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध किया था, अपनी क्षेत्र को लेकर के, ठीक। तो क्षेत्र को लेकर के क्या था, तो यहाँ क्या होता, और वही 10 राजाओं की तरफ विश्वामित्र थे और भारत की तरफ वशिष्ठ थे। और इसमें क्या हुआ, भारत की जीत हुई। और शायद उसी भारत के नाम पे हमारे क्षेत्र का नाम क्या, भारत पड़ा, ठीक। ये वन लाइनर था। अब मैं बता दूं कि जन के रक्षक, जो जन का रक्षक था वो राजा, जिसको युद्ध कहते थे। जन रक्षक को हम गोप्ता जनक से भी कहते हैं। राजा का पद इस समय क्या था, दैविक नहीं समझा जाता था, ठीक। राजा क्या था, दैविक नहीं समझा जाता था, एक कबायली मुखिया समझाता था राजा को। राजा क्या था, एक कबीला के मुखिया के रूप में राजा को जाना जाता था, ठीक।
10वें मंडल में गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख है। ऋग्वेद में क्या 10वें मंडल में गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख है। ऋग्वेद युग में राजा की भूमि का स्वामी नहीं होता था। ऋग्वेद काल में राजा क्या था, भूमि का स्वामी नहीं था, मतलब राजा नहीं कह सकता था कि कोई भूमि, यह भूमि मेरी है या ये जमीन मेरी है। उसमें सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा का निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। ऋग्वेदिक कालीन में सभा और समिति राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीण इन तीनों का अधिकारियों को उल्लेख मिलता है। पुरोहित क्या होता था, राजा का सबसे करीबी होता था, जो युद्ध में राजा की जीत की कामना करता था ईश्वर से, ठीक। और गुप्तचर के लिए ऋग्वेद में स्पष्ट शब्द आया हुआ है। और देखिए ऋग्वेद कालीन में हम मृत्युदंड की प्रथा नहीं देखते। ऋग्वेद काल में मृत्युदंड की प्रथा नहीं था। और एक व्यक्ति की वहाँ कीमत क्या, एक व्यक्ति को क्या शतदाय कहा जाता था, क्योंकि एक व्यक्ति की कीमत 100 गायों के बराबर मानी गई है। अपराधी को खूंटे से बांधे जाने का उल्लेख मिलता है। और उस समय राजाओं का क्या होता है, अनुक्रम होता था। छोटे राजा को राजक कहा जाता था, उससे जो बड़े राजा होते थे उसको राजन, और उससे बड़े राजा को सम्राट कहा जाता था। बात यहीं तक। हम अगले रिकॉर्डिंग में हम आपके लिए लेके आएंगे सामाजिक जीवन, ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक जीवन। आपको बेस्ट लगे, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।